Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video you will get the all the answer of the fifth chapter of your 8th standard geography ocean current जो कि पांचवा चैप्टर है उसके सारे आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा. फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच द ओशियन डज द लिब्राडोर करंट फ्लो. पैसिफिक, साउथ अटलांटिक. आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक. क्लिक ऑन दिस, आपको टिक करना है ऐसा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन. सेकंड, विच करंट आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है ना. ये चार ऑप्शन में से क्लिक करना है. सोमालिया करंट, सोमाली करंट. ये इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, इसकी वजह से सोमाली करंट नाम पड़ा है, बाकी के सब बाहर है. थर्ड, विच फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रीजन्स अराउंड द कोस्ट. देखिए, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, सैलिनिटी तीनों भी अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट लैंड ब्रीज. तो द आंसर इज लैंड ब्रीज. 9 स्टैंडर्ड में पांचवा चैप्टर है प्रेसिपिटेशन, आप पढ़ोगे और उसमें सैलिनिटी वगैरह के बारे में भी आप 9 स्टैंडर्ड में सीखोगे. तो इसका आंसर है लैंड ब्रीज. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन द एरियाज वेयर द कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट. कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट तो थिक फॉग बनता है. फोर्थ, थिक फॉग. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस फॉलोइंग करंट्स फ्लोज फ्रॉम द नॉर्दर्न पोलर रीजन अप टू द अंटार्कटिका. मतलब वन रीजन, मतलब नॉर्दर्न पोलर रीजन टू द साउदर्न पोलर. मतलब एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब कौन सा करंट जा रहा है. डीप ओशियन करंट. डीप ओशियन करंट के एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि डीप ओशियन करंट मूव वेरी फास्टली, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स. यानी आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, अगर वो स्टेटमेंट राइट है, करेक्ट है तो उसको ऐसे छोड़ देना है, वैसे लिख देना है, करेक्ट लिखना है उसके आगे. और अगर रॉन्ग है तो उसको वापस रीराइट करके करेक्ट करके वापस लिखना है. फर्स्ट, ओशियन करंट्स गिव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड वेलोसिटी टू द वाटर. एब्सोल्युटली राइट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उसके नीचे आपको आंसर में सिर्फ करेक्ट लिखना है. सेकेंड, द डीप ओशियन करंट फ्लोज विद हाई वेलोसिटी. ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो उसके नीचे आपको सिर्फ करेक्ट लिखना है. सी, जनरली द सरफेस ओशियन करंट्स आर फॉर्म इन द इक्वेटोरियल रीजन, है ना. तो इसका आंसर क्या है कि जनरली इनकरेक्ट. जनरली द सरफेस ओशियन करंट्स आर फॉर्म इन द इक्वेटोरियल रीजन एज वेल एज पोलर रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डी, ओशियन करंट्स होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ. करेक्ट स्टेटमेंट है. E, the movement of iceberg is not dangerous for the water transport. No, the movement of iceberg अगर फिश शिप ज्यादा रहा, उस पे से बर्फ का ढेला गिर गया तो उसको नुकसान है ना. इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग इनकरेक्ट लिखना है, उसके बाद रीराइट करके द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग इज डेंजरस फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट और शिप्स. नॉट को हटा के पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार दो. F, water becomes warm near Brazil due to ocean currents. On the other hand, it becomes cool near African coast. No, incorrect state. दोनों ही जगह पे, ब्राजीलियन कोस्ट एज वेल एज अफ्रीकन कोस्ट पे वाटर बिकम्स वार्म. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वार्म ओशियन करंट्स ऑन क्लाइमेट. हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वार्म ओशियन करंट्स ऑन क्लाइमेट. क्लाइमेट पे क्या असर होता है वार्म ओशियन करंट का. द अमाउंट, तो उसका आंसर में आप लिखोगे द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस इन द कोस्टल रीजन्स अलोंग विद द वार्म ओशियन करंट्स. तो कोस्टल रीजन पे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, तो वार्म ओशियन करंट भी फ्लो होगा. एंड सिमिलरली द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द कोस्टल रीजन अलोंग विद द वार्म ओशियन करंट फ्लो. तो वार्म ओशियन करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. नेक्स्ट, कोल्ड ओशियन करंट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग. राइट, अब कोल्ड ओशियन करंट्स, ड्यू टू कोल्ड ओशियन करंट्स आइसबर्ग्स आर मूव्ड अवे फ्रॉम द पोलर रीजन. तो जनरली पोलर रीजन पे कोल्ड ओशियन आइसबर्ग आपको मिलेगा. तो दिस आइसबर्ग्स कम अलोंग द मरीन रूट्स एंड can be hazardous or dangerous for the ships. इसका इफेक्ट है. Cold ocean currents on the movement of iceberg, so it will be hazardous or dangerous for the ships. तो shape of the coastal line, the shape of the, आपने देखा होगा मुंबई कोस्ट या गोवा कोस्ट पर, तो shape of the coastal line actually obstruct the velocity of the ocean current. ocean current की velocity को रोक देते हैं. D, meeting of warm and ocean currents. तो मीटिंग ऑफ वार्म एंड ओशियन करंट से डेंस फॉग बनता है. डेंस फॉग इज फाउंड इन द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वार्म एंड ओशियन वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स. अलगी, प्लैंकटन एक्सेट्रा, फिश वगैरह भी ग्रो होते हैं जहाँ पर ये कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट मिलेंगे तो डेंस फॉग बनेगा. एज वेल एज अलगी, प्लैंकटन एंड जो सी प्लांट्स है वो ग्रो होंगे तो मछलियाँ उनको खाने के लिए आएगी, तो वो फिशिंग ग्राउंड भी बहुत अच्छा रहता है. तो फिश कम इन दिस एरियाज ऑन अ लार्ज स्केल एंड ब्रीड, therefore the extensive fishing grounds are found in these areas. So we have warm and ocean currents meet generally. Next question, the transportational velocity of the ocean currents.
The transportation capacity of ocean currents alter the amount of precipitation and temperature. तो ocean currents even the temperature और बारिश को जो होती है उसको भी अल्टर कर देते हैं, है ना, क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखना है कि बारिश कैसे होती है, जब गर्मियों में हाई टेम्परेचर हो जाता है तो प्रेशर बहुत लो हो जाता है और हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी कि कोस्टल एरियाज पर समुद्र की तरफ हाई प्रेशर रहता है, तो विंड अपने साथ मॉइस्चर लेडन विंड मॉइस्चर लेके साथ आती है लैंड सरफेस पे, क्योंकि उस वक्त लैंड सरफेस पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, क्योंकि विंड हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रही है। तो ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटीज ऑफ ओशियन करंट से क्या होता है, इट चेंजेस, इट अल्टर्स द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा क्या करता है ओशियन करंट्स, जहां पर वार्म करंट है वहां पे कोल्ड करंट ला लेता है, जहां पे कोल्ड है वहां पे वार्म ला लेता है, और ऊपर के वार्म करंट को सरफेस में डाल देता है, मतलब डीप करंट को सरफेस पे ला लेता है और सरफेस को बॉटम पे डाल देता है। द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ ओशियन करंट्स लीड टू द ट्रांसफर ऑफ वार्म वाटर टू द बॉटम फ्रॉम द सरफेस एंड कोल्ड वाटर टू द सरफेस फ्रॉम द बॉटम। नेक्स्ट, डीप ओशियन करंट। डीप ओशियन करंट जो कि 2000 मीटर तक की गहराई तक रहता है, सरफेस ओशियन करंट 500 मीटर तक रहता है। तो डीप ओशियन करंट लीड टू द ट्रांसफर ऑफ वार्म वाटर टू द बॉटम फ्रॉम द सरफेस एंड कोल्ड वाटर टू द सरफेस फ्रॉम द बॉटम। तो नीचे ठंडा पानी रहता है तो ऊपर गर्म पानी रहेगा, तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर चले जाएगा डीप ओशियन करंट के, क्योंकि डीप ओशियन करंट जनरली ना मूव इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, जबकि सरफेस ओशियन करंट मूव जनरली इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखिए, हाउ डज द हम्बोल्ट करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द साउथ अमेरिका कोस्ट। साउथ अमेरिका मतलब जहाँ पे ब्राजील लोकेटेड है। सो हम्बोल्ट करंट इज अ कोल्ड ओशियन करंट है, एंड सो इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका। सो हम्बोल्ट करंट जो है कोल्ड ओशियन करंट है, जो कि डिक्रीज करता है टेम्परेचर एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओशियन करंट्स in which oceans are counter equatorial currents are not observed and why? So counter equatorial currents are not observed in Arctic Ocean. कहाँ पे नहीं मिलता है? Arctic Ocean and Southern Ocean. These oceans are located near the polar region. Near the polar regions, therefore the effects of trade winds is found to be less in these oceans. Therefore counter equatorial currents are not observed in that oceans. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करंट्स आर एब्सेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन एंड व्हाई। के इंडियन ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा करंट एब्सेंट है? सो द कोल्ड करंट्स आर एब्सेंट। आपको आंसर में लिखना है कोल्ड करंट्स आर एब्सेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन बिकॉज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन इज इंक्लूडेड इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में सो कॉल्ड करंट, सो कोल्ड करंट आर एब्सेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। नेक्स्ट हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा है, इन विच रीजन टू द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मीट। यहाँ पे मतलब फॉग बनेगा और फिशिंग ग्राउंड होगा, प्लांक्टन अलगे उगेंगे। सो ये आता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट, है ना, वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट। सो नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस एज वेल एज साउथ अटलांटिक ओशियन एंड फोर्थ इज अ साउथ पैसिफिक ओशियन एंड फिफ्थ वन इज द इंडियन ओशियन। वापस बोल रहा हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, वार्म गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम वो एक ही पार्ट है, सेकंड है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, थर्ड साउथ अटलांटिक ओशियन, फोर्थ साउथ पैसिफिक ओशियन एंड फिफ्थ इज द इंडियन ओशियन, आवर इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीप ओशियन करंट्स। सो डीप ओशियन करंट्स कैसे बनता है? जनरली डीप ओशियन करंट्स वर्टिकल मूवमेंट करता है ना, 2000 मीटर के 500 मीटर सरफेस से लेके 2000 मीटर तक के डीप ओशियन करंट्स है। सो द टेम्परेचर वैरीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओशियन। आप आंसर में ऐसे लिखोगे, सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ वाटर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ओशियन इज आल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट। तो डेंसिटी वो भी डिफरेंट है, एंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ सी वाटर लीड्स टू इट्स सर्कुलेशन एंड द डीप ओशियन करंट्स आर फॉर्म। This circulation is known as thermohaline circulation. Thus, the difference in the temperature and the density of water in the various parts of ocean are the responsible for the formation of deep ocean current. So, क्या reason है? Difference in temperature आपको याद रखना है. Difference in temperature and density of water are the reason behind the deep ocean currents. Formation of the deep ocean current because of the difference in temperature. Next question, what is the reason behind the dynamics of the ocean current? Dynamics मतलब whenever the word dynamic comes, dynamic मतलब changes.
द प्लैनेटरी विंड्स, अब कोई चीज घूमेगी कैसे, हवा के जरिए ना, ओशियन करंट्स को मूव, फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, विंड, हवा। So the planetary winds is the reason behind the dynamics of the ocean currents. Third question, how do winds give direction to the ocean current? जो winds है वो ocean current को direction कैसे दे रही है? Wind gives clockwise direction to the ocean current. जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, उस तरीके से wind दे रही है. Wind give clockwise direction to the ocean current in the northern hemisphere and anti-clockwise direction to the ocean current in the southern hemisphere. मैंने इसका पार्ट 1 में आपने देख सकते हो, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के एंड होते ही पार्ट 1 है, इस वीडियो के एंड होते ही पार्ट 1 आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आपको क्या रखना है कि एंटी द विंड गिव्स द डायरेक्शन टू द ओशियन करंट क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द पोर्ट्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा फ्रीजेस इन विंटर? So Labrador cold current flows along the eastern coast of Canada. कनाडा के जो कोस्ट में ना, ईस्टर्न कोस्ट में Labrador cold current, Labrador जो है ना कोल्ड करंट है वो फ्लो होता है। ड्यू टू द Labrador cold current, the temperature of sea water near the eastern coast of Canada decreases. तो टेम्परेचर डिक्रीजेस हो जाता है। ड्यू टू द फॉल इन टेम्परेचर, द सी वाटर along the eastern coast of Canada start freezing. जो पानी है वहां का समुद्र को बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है, आइस में कन्वर्ट होने लगता है as it affects, जिसके कारण द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा फ्रीज इन विंटर। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल द आंसर्स, ऑल द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के एंड हटते ही हमारा पार्ट 1 जहाँ पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करके दिखाया हूँ वो आप देख सकते हो, तो आपका डेफिनेटली 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट चार्जिंग एनी फीस फॉर दिस फॉर द सोशल वर्क। तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके मुश्किल काम को आसान कर रहा हूँ। तो आपका भी बनता है कि मेरी बात को मानना। आपके जो भी फ्रेंड्स दूसरी स्कूलों में पढ़ रहे हो, आपके मतलब महाराष्ट्र में जो भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स रहते हो जो 8th स्टैंडर्ड में हो, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।